उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा में 2024-25 के लिए 7.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया। यूपी सरकार ने यूपी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश हुआ। बजट में विकास के कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर धार्मिक पर्यटन पर फोकस किया गया। अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ देने का ऐलान हुआ है। वहीं प्रयागराज महाकुंभ के लिए 2500 करोड़ देने का ऐलान किया गया। योगी के मेगा बजट की अगर अखिलेश के शासनकाल से तुलना की जाए तो 2016-17 में 3,46,000 करोड़ का बजट था, जो 2024-25 में 7,36,000 करोड़ का पहुंच गया। बात जीएसडीपी की करें तो 2016-17 12 लाख करोड़, 2023-24 25 लाख करोड़। गन्ना मूल्य भुगतान की अगर बात करें तो 2017 से पहले 86,000 करोड़, 2017 से 2023 2 लाख करोड़ से ज्यादा। वहीं अगर यूपी से निर्यात की बात की जाए, साथ ही साथ ओडीओपी के आंकड़े को देख लें, 2017 से पहले 80,000 करोड़ रुपए का निर्यात था, जबकि 2017 से अब तक 2023 तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा अब तक निर्यात हो चुके हैं। किसानों की बात कर ली जाए, 2017 से पहले बिजली बिल माफ नहीं था, नहर से सिंचाई पर सिंचाई शुल्क और लगान देना होता था, खाद बीज की दिक्कत आम हो गई थी, बनी रहती थी, समय से भुगतान भी नहीं हो पाता था। वहीं 2017 के बाद सिंचाई के लिए फ्री बिजली, नहर से सिंचाई पर कोई शुल्क नहीं, खाद बीज की उपलब्धता, धान गेहूं आलू खरीद पर 72 घंटे में भुगतान हो रहा है। इस पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। उत्सव, उद्योग और उम्मीद, और यही है नए यूपी की यही तस्वीर। यूपी सरकार ने 7,36,437 करोड़ 71 लाख का बजट पेश किया है। सीएम योगी ने जहां इस बजट को प्रभु श्री राम को समर्पित लोक मंगल बजट बताया, तो वहीं इसे यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट बताया। सीएम योगी ने कहा, ये यूपी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट। प्रदेश में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना, 40 वर्ष बाद कोई प्राधिकरण स्थापित होगा। आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना, अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, विंध्याचल के लिए बजट में स्थान, प्रयागराज कुंभ के लिए भी अभी से बजट की व्यवस्था की गई। पिंक बजट में मातृशक्ति और महिलाओं की योजनाओं पर फोकस। पहला बजट प्रदेश के किसानों को समर्पित था। इस बार बजट प्रभु श्री राम और लोक मंगल की भावना को समर्पित। प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही मह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। उत्सव, उद्योग और उम्मीद, और यही है नए यूपी की यही तस्वीर। यूपी के बजट में कनेक्टिविटी विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ ही महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस है। सबसे बड़ी खूबसूरती बजट की है कि हमने रोजगार के अवसर बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया है। 25% धन इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करने की बात कही गई है, जिससे रोजगार के बहुत से अवसर बढ़ेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेंगे। योगी सरकार का ये 8वां बजट है। बीजेपी का दावा है कि करीब 8 लाख करोड़ का ये बजट प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 24,000 करोड़ की नई योजनाएं लाई गई हैं। वहीं विपक्ष को ये आंकड़ा रास नहीं आ रहा। दिल्ली और लखनऊ वाले मिलकर के बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। कोई अगर $5 ट्रिलियन का सपना दिखा रहा है कि उनकी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, उसकी नकल कर करके उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी के लोग सपना दिखा रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। आस्था, अंत्योदय और अर्थव्यवस्था को जो समर्पित हमारा आज का ये बजट है, ये अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। 7,36,437 करोड़ रुपए का ये बजट, यानी 7 लाख की सीमा को क्रॉस किया है। अगर आप देखेंगे 2023-24 की तुलना में बजट में 6.7% की वृद्धि इसमें की गई है।
विपक्ष ने यूपी सरकार के बजट पर निशाना साधा है। यूपी के बजट को निराशाजनक बताया। उनका कहना है कि इस बजट से जनता का भला नहीं होगा और पूरी देखिए झूठ और जो अधिकारियों का बनाया हुआ बजट, जनता का कोई भला होने वाला नहीं। इसमें कमाई होगी कुछ अधिकारियों की, कुछ लोगों की। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देगा, नौजवानों को मजबूती देगा, महिलाओं को, गरीबों को, हर स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य को नंबर 1 पर ला रहा है। विपक्ष बुरी तरह से डिरेल्ड है। उनको पता ही नहीं कि उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा है, युवा कल्याण में नंबर 1 पर बढ़ रहा है। गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से हमने गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। अयोध्या, काशी, मथुरा और महाकुंभ के लिए भी योगी सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। अयोध्या के विकास के लिए बजट में 100 करोड़ का प्रावधान है, जिससे साधु संत के साथ मुस्लिम परिवारों में भी खुशी की लहर है। अभी बहुत से अधूरा पड़ा है जिसके विकास करना जरूरी है। उसके लिए जो 100 करोड़ रुपया अयोध्या के विकास के लिए पास किया गया है वो बहुत अच्छी बात है। अयोध्या धर्म की नगरी है। जब लोग आते हैं तो विकास भी देखते हैं और जो है आस्था भी जुड़ी है, मंदिर भी देखते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे ही सरकार बनी रहे कि अयोध्या का विकास होता रहे और इससे अयोध्यावासी भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही पेश हो रहे इस बजट में सरकार ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी सरकार ने 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट पेश किया है। सीएम योगी ने जहां इस बजट को प्रभु श्री राम को समर्पित लोक मंगल बजट बताया, तो वहीं शहरों के विकास की झांकी भी इस बजट में देखने को मिली है। यूपी के बजट में शहरों में फ्लाईओवर के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लखनऊ की बात की जाए तो दिल्ली की तर्ज पर एयरो सिटी का निर्माण होगा। वहीं 1500 एकड़ में एयरो सिटी का विकास होना है। नई टाउनशिप विकसित करने के लिए 3000 करोड़ रुपए का बजट है। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 914 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो वहीं कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 395 करोड़ रुपए और आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 346 करोड़ का प्रावधान है। अयोध्या के विकास पर 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस बजट में विकास प्राधिकरणों के विकास के लिए 100 करोड़ का बजट है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा गया है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 2057 करोड़ 76 लाख रुपए का बजट है। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना कार्य एवं भूमि क्रय हेतु 1150 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। यूपी में उपयोगी बजट में रोजगार के भी कई प्रावधान हैं, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एमएसएमई की बात सबसे पहले। एमएसएमई सेक्टर पर जोर इस सरकार का हमेशा रहा है। युवा स्वरोजगार योजना चलाई गई। एमएसएमई सेक्टर में 22,389 लोगों को लाभ मिला है, ये दावा सरकार का। एमएसएमई सेक्टर से 1,79,112 रोजगार बढ़े हैं और ओडीओपी के तहत 1,92,193 रोजगार बढ़े हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में 4.08 लाख रोजगार। एकेटीयू से जुड़े 700 संस्थानों से 25,000 रोजगार। वहीं कौशल विकास मिशन का भी जिक्र है, जिसमें 12,15,000 युवाओं को ट्रेन किया गया। ये आंकड़ा सरकार ने दिया। 4,13,000 युवाओं को बड़ी कंपनियों में जॉब मिली, जो यहां से कौशल होकर के निकले हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना में 75,24,000 लोग रोजगार पा रहे हैं। तो ग्रामोद्योग की बात की जाए तो यहां 7,418 लोगों को रोजगार मिला है। तो इस तरह से उपयोगी बजट 8वीं बार सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बजट पेश किया। बड़ा बजट है, अब तक का सबसे बड़ा बजट यूपी में। हर साल बजट का दायरा आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, आकार बढ़ रहा है और सरकार का कहना है कि यह बजट पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस्ड बजट है। वर्शिप एक्ट को लेकर एक बार फिर विवाद छिड़ता दिख रहा है। बीजेपी सांसद ने इसे खत्म करने की मांग की है। साथ ही हिंदू धर्मगुरुओं ने मुस्लिम पक्ष को ऑफर दिया है। ऑफर यह है कि अगर अयोध्या, मथुरा, काशी वो खुले दिल से सुलझा लेंगे तो और किसी धार्मिक स्थल पर कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन पहले जानते हैं कि आखिर क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। 1991 का पूजा अधिनियम 15 अगस्त 1947 से पहले सभी धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनाए रखने की बात कहता है।
वो चाहे मस्जिद हो या फिर मंदिर या चर्च या अन्य सार्वजनिक पूजा स्थल। वे सभी पूजा स्थल इतिहास की परंपरा के मुताबिक ज्यों के त्यों बने रहेंगे। उसे किसी भी अदालत या सरकार की ओर से उसके स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। अयोध्या में रामकाज के बाद 2024 के लिए बीजेपी नेता विवादित धार्मिक स्थलों के संवैधानिक समाधान के लिए मुखर हो गए हैं। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने राज्यसभा में पूजा स्थल अधिनियम पर सवाल उठाया। संविधान के तहत मिले हिंदुओं, सिखों, जैनियों और बौद्धों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने फौरन इसे रद्द करने की मांग की है। कानून संविधान में वर्णित समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो संविधान की प्रस्तावना और मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है। महोदय, इस कानून में प्राविधान है कि श्री राम जन्म मुकदमे के अतिरिक्त अदालतों में लंबित ऐसे सभी मुकदमे समाप्त माने जाएंगे और यदि कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 1 साल से 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। महोदय, उपासना स्थल कानून 1991 न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो संविधान की बुनियादी विशेषता है। यह कानून एक मनमाना और तर्कहीन कट ऑफ तिथि भी लागू करता है, जो हिंदू, सिख, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के धार्मिक अधिकारों को कम करता है। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने 1991 के वर्शिप एक्ट को भगवान राम और कृष्ण में मतभेद करने वाला बताया है, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। विदेशी आक्रांताओं द्वारा तलवार की नोक पर ज्ञानवापी और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि सहित अन्य पूजा स्थलों पर जो बलात् कब्जा किया गया, उसे विगत सरकार द्वारा कानूनी रूप से सही ठहरा दिया गया है। मान्यवर, यह कानून मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान श्री कृष्ण के मध्य भेदभाव पैदा करता है, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह के इस बयान के बाद सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी से सांसद एसटी हसन ने इस पर बड़ा पलटवार किया है। उनका कहना है कि ये हरनाथ सिंह की व्यक्तिगत राय हो सकती है। अगर समाधान हो भी गया तो नफरत के सौदागर से कैसे निपटेंगे? यहाँ तो सत्ता और सिंहासन पाने का खेल चल रहा है। ये उन्होंने जो कहा है उनका पर्सनल ख्याल है, लेकिन नफरतों के सौदागरों से वो कैसे निपटेंगे? हिंदुस्तान में तो सौदागरी चल रही है और सिंहासन हासिल करने के लिए, तो ये उनकी पर्सनल राय है और उस पर हमारे भी बुद्धिजीवी और हिंदू भाइयों के बुद्धिजीवी बैठे विचार करें, जैसा उनके फैसले हो। ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में कोर्ट के आदेश के बाद से पूजा पाठ जारी है। वहीं अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी की प्रतिक्रिया आई है। उनका कहना है कि मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इन तीनों मंदिरों अयोध्या, ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, क्योंकि ये आक्रांताओं के जरिए हमारे ऊपर किए गए हमलों के सबसे बड़े निशान हैं। अगर मुस्लिम पक्ष इस दर्द को शांति से ठीक कर सके तो भाईचारा बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमारी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इन 3 मंदिरों को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आक्रांताओं के हमारे ऊपर किए गए आक्रमणों के सबसे बड़े निशान हैं और इसके कारण लोगों के अंतःकरण में, राष्ट्रीय समाज के अंतःकरण में बहुत वेदना है और यदि इस वेदना को ये लोग शांति के साथ दूर कर देते हैं तो भाईचारा बढ़ने में और अधिक सहयोग मिलेगा। बागपत के लाक्षागृह और मजार विवाद पर एडीजे कोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू पक्ष को मालिकाना हक दिया है। 100 बीघा जमीन और मजार पर हिंदू पक्ष को मालिकाना हक मिला है। करीब 50 साल से हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच मुकदमा चल रहा था। कोर्ट के इस फैसले के बाद जहां साधु संतों में खुशी की लहर है, वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो इंसाफ के लिए सर्वोच्च अदालत तक जाएंगे। देखिए, सत्य की जीत होती है और सदा आप देखते चले आए हैं जिस तरह से, और हिंदू पक्ष जो है सदैव सत्य की जीत पे और कोर्ट को न्याय की विश्वसनीयता पर न्याय की लड़ाई लड़ता रहा है, क्योंकि कभी भी सत्य नहीं हुआ और वह न्याय पे भरोसा किया और न्याय के बल पर आप देखते जा रहे होंगे, चाहे राम जन्मभूमि हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, ज्ञानवापी हो, चाहे मथुरा हो और चाहे वो लाक्षागृह हो, तो सभी जगह और आने वाले समय में आप आगरा में भी देखेंगे। और न्याय का मतलब ये है कि आखिरी दम तक
और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक अगर ज़रूरत पड़ती है न्याय लेने के लिए तो हर आदमी स्वतंत्र है कि वो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा सकता है। अयोध्या में रामलला के भव्य और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद से बीजेपी का मानना है कि पूरे देश में भक्तिमय माहौल है। ऐसे में विपक्ष के सामने बीजेपी विकास के साथ सनातन और संस्कृति को 2024 का एजेंडा बना रही है, जिसे भेदना विपक्ष के लिए काफी मुश्किल नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम। इधर लोकसभा में पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि देश बोल रहा है कि अब की बार 400 पार। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अब की बार बीजेपी को 370, एनडीए 400 पार रहने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि खड़गे जी ने भी बोला अब की बार 400 पार। पीएम मोदी ने लोकसभा में राहुल गांधी की तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। देश के सबसे बड़े मंच न्यूज़ 18 की चौपाल पर सबसे बड़ी चर्चा हुई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि रायबरेली में भी भूचाल आने वाला है। रायबरेली में भी सीट बदलाव की अटकलें हैं, ये बात स्मृति ईरानी ने कही और कहा कि रायबरेली में भूकंप आने वाला है। आज भी कांग्रेस का रिमोट गांधी परिवार के हाथ में। और जहां तक राजनीतिक भूचाल की बात है तो अमेठी क्या सुनने में आया, रायबरेली की सीट में भी कोई भूकंप आने वाला है। जो अमेठी में सीट बदल रहे थे, अब शायद रायबरेली में भी सीट बदलाव की अटकलें आ रही हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, इलाके में मिजाज ऐसा है कि गांधी खानदान को हराया जाए और इलाके को कांग्रेस पार्टी से, गांधी खानदान से मुक्त किया जाए। प्रियंका गांधी वाड्रा के अमेठी या रायबरेली से लड़ने की बड़ी चर्चा है। अमेठी से चर्चा नहीं है, चर्चा करने की भी हिम्मत नहीं बची। जी, और आपको लगता है कि बहन आए, भाई आए, दामाद आए, अमेठी में कमल का फूल पुनः खिलेगा। और जैसे कि मैंने कहा, अटकलें तो ऐसी लग रही हैं कि अब तेलंगाना से भी निमंत्रण आ रहा है गांधी परिवार को कि रायबरेली की सीट छोड़ दीजिए, आप तेलंगाना से चुनाव लड़िए। ये डर का माहौल है गांधी परिवार में, इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश की हर सीट पर कमल का फूल खिलाएंगे। इस बार अमेठी के बाद रायबरेली में भी इतिहास बनाएंगे। और देश के सबसे बड़े मंच न्यूज़ 18 की चौपाल पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि यूसीसी से पारदर्शिता आएगी। वहीं ओपी राजभर को लेकर कहा कि वो गठबंधन के साथी हैं और हमारे साथ हैं। अखिलेश को लेकर कहा कि जेपी नड्डा ने उन पर भी तंज कसा। इसी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एक राज्य सरकार है उत्तराखंड, वो यूसीसी लागू करने जा रही है, कैबिनेट ने पास कर दिया है, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, वहां वो लागू होगा तो देश में भी आएगा, देखेंगे। हमारे एजेंडा में तो हम लोगों ने तो कहा ही था कि यूसीसी लागू होगा, लेकिन ठीक है, समय पर तय करेंगे। अभी तो उत्तराखंड ने किया है। जी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्या कोई बड़ा गठबंधन कर सकती है, क्योंकि बार बार अटकलें लगाई जा रही हैं कि मायावती और बीजेपी साथ आ सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे छोटे दलों के साथ गठबंधन हो गया है।
राजभर जी के साथ हमारे साथ आ गए हैं। उसी तरीके से हमारे निषाद पार्टी पहले ही आ गई थी और हमारे अपने महान पार्टी उनका भी हमारे साथ जुड़ना हुआ है। तो इस तरीके आपकी टिकट की जानकारी अखिलेश जी को बहुत है। अखिलेश जी ने एक स्टेटमेंट दी 2 दिन पहले, उन्होंने बोला कि बीजेपी एक सांसद को छोड़कर उत्तर प्रदेश में सब सांसदों के टिकट काटने वाली है। मुझे नहीं मालूम कि किसके लिए उन्होंने कहा। अखिलेश यादव नहीं, उन्होंने किसके लिए कहा कि एक सांसद, लेकिन मैंने ये स्टेटमेंट ना उनका सुना है ना मैं इसके बैकग्राउंड को जानता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सारी चीजों का सही विश्लेषण करने के बाद जी फैसला लेती है और इस फैसले में हम सबको ये कहते हैं, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। जी, कोई भी व्यक्ति राजनीति में किसी भी जगह को अपना अधिकार समझ करके न बैठे। सबको चलते रहना है, बढ़ते रहना है। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। नए मकाम, नए वो मिलेंगे, उस पर आपको आगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।